बीना ट्रेन में सवार होकर अपने घर के लिए निकल चुकी थी और उसको सीवअप करके धीरज और कृपा भी घूमने निकल चुके थे। देर शाम धीरज और कृपा घर पहुंचे और उन दोनों ने अपनी खरीदारी घर में सबको दिखाई। पर सच यही था कि आज सबको बहुत ही अजीब लग रहा था। बीना इससे पहले भी अपने घर जाती थी, लेकिन इस बार सबके मन में एक डर बनी हुई थी। इसीलिए सब अपने आप को बिजी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, कोई खरीदारी दिखाकर तो कोई खरीदारी देखकर। उधर बीना रात को 9 बजे के आसपास घर पहुंची। स्टेशन पर उसका छोटा भाई जीत आया था उसे लेने। घर पहुंचते पहुंचते उसका फोन डेड हो गया और बाद में चार्ज करने की सोचकर उसने फोन को पर्स के हवाले कर दिया और सबके बीच में बैठकर बतियाने लगी। थोड़ी देर में बीना की माँ उसके लिए खाने की प्लेट लगा कर लेकर आई और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। खाना खिलाते हुए माँ ने कहा कि तू ना इन साड़ियों में से कोई एक अच्छी सी साड़ी चूज कर ले, वे लोग जब आए तो तू वही साड़ी पहनना। बीना खाते खाते बोले, माँ प्लीज आप अभी ये सब लेकर मत बैठो, अब आ गए हैं ना तो बिना देखे तो भाग नहीं जाएंगे। एक बात और, हम कोई साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाले, हम सूट पहनेंगे, समझी? और आप सबको समझा देना, इस टॉपिक पर हम कोई बहस नहीं करना चाहते। बीना ने खाने की थाली एक तरफ खिसका दी और माँ की गोद में सर रखकर आंखें बंद करके लेट गई। माँ ने भी बीना के सर को सहलाना शुरू कर दिया। बीना ने बंद आंखों के साथ ही कहा, आप जानती हैं माँ, हम इसे सबसे ज्यादा मिस कर रहे थे। और वो माँ से बातें करते करते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सच में माँ की गोद होती ही ऐसी, कोई बच्चा चाहे जितना भी थका हुआ हो, माँ की गोद में उसे बहुत ही अच्छी नींद आती है, और वो भी सुकून वाली। माँ को जब लगा कि बीना सो गई है तो उन्होंने उसके सर के नीचे तकिया लगाया और कंबल ओढ़ाकर लाइट ऑफ कर दिया। उधर हमारे डॉक्टर साहब बीना के कॉल के इंतजार में काउच पर बैठे बैठे ही सो गए थे। जब करवट बदलने के लिए वो नीचे धड़ाम से गिरा तब उन्होंने देखा कि अरे वो तो काउच पर ही सो गए। फिर उन्होंने एक नज़र अपनी फोन को देखा, जैसे फोन भी उन्हें चिढ़ा ही रहा था। कुछ नहीं आया डॉक्टर साहब, ना कॉल ना मैसेज, आप सो जाओ। फिर वो अपने मन में सोचने लगा, मैंने कहा था ना आपको बीना, जब भी घर पहुंचकर मौका मिलेगा आप मुझे फोन कर लेना, और अगर फोन नहीं किया तो मैसेज ही कर देना, शायद करना भूल गई हो। धीरज अपने आप को समझाने लगा। बीना जब सुबह जगी तो देखी कि 10 बज गए हैं। ओफो, हम इतनी देर तक सोते रहे। और वो जल्दी जल्दी फ्रेश होकर नहाकर बाहर आ गई। बाहर उसकी बड़ी भाभी, जिसे वो प्यार से भाभी माँ बुलाती थी, उसका नाश्ते पर इंतजार कर रही थी। ओहो भाभी माँ, आप हमारे इंतजार में इतनी देर से क्यों बैठी रही? अब नाश्ता कर लेती ना। बीना ने अपनी दोनों बाहें उनके गले में डालते हुए कहा, अच्छा जी, ऐसा कभी हुआ है कि मैंने आपके बगैर नाश्ता किया हो? आप ही यहाँ आने में इतनी देर लगा देती हैं बीना। भाभी ने लाड़ लड़ाते हुए कहा, तो आप हमें जगा देती। वैसे तो हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, आज पता नहीं क्यों आंखें ही नहीं खुली। बीना उबासी लेते हुए बोले, देखिए अभी भी नींद आ रही है। लाडो, यही तो मायके का जादू है, कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ मस्ती ही मस्ती। नाश्ते के समय बीना को पता चला दोनों भाभियों से कि कनौज वाली मौसी ने मम्मी को रिश्ता के लिए बताया है और वे लोग अगले दिन शाम तक आ रहे हैं। ओहो, तो ये रायता मौसी का फैलाया हुआ है। बीना ने मन ही मन कहा और फिर सोचने लगी कि जैसे अपनी बिटिया के लिए रईस खानदान का बीमार बूढ़ा ढूंढा था, पक्का ये भी वैसा ही होगा। फिर वो अपने मोहल्ले में अपने कुछ परिचितों से मिलने चली गई। छोटे शहरों में यही तो खासियत होती है, एक मोहल्ले में रहने वाले सभी एक दूसरे को बड़े ही अच्छे से जानते हैं और एक दूसरे से बड़े ही घुले मिले रहते हैं। अगर अपने चौके में बनी सब्जी पसंद नहीं है तो लोग दूसरे के यहाँ से मांग कर भी खा लेते हैं। बड़े महानगरों में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। अगल बगल के घर वाले को तो पता भी नहीं होता कि वे लोग पड़ोसी हैं। वे लोग किसी तीसरे पड़ोसी के घर में फंक्शन में मिले और बात चला तब पता चला कि अरे इनका घर तो मेरे घर के बगल में है। दोपहर के खाने के बाद बड़े भैया ने बताया कि वे लोग कल शाम को आ रहे हैं। मेरी अभी उनसे फोन पर बात हुई है और फोन का नाम सुनते ही बीना को ठसका लग गया और वो खांसने लगी। ओहो, आराम से खांस ना, यहाँ तुझे किस बात की जल्दी है? माँ ने पानी का गिलास उसे पकड़ाते हुए कहा। खाना खाकर वो सीधे अपने कमरे में भागी और फोन को निकाल कर देखा तो खुद ही बड़बड़ाने लगी। क्या नाश हो तेरा बीना, बेड़ा गर्क हो जाए तेरा। तू ना, कल से तो फोन का होश ही नहीं है तुझे। उसने जल्दी से फोन को चार्जिंग पे लगाया और उसके होश में आने का इंतजार में करने लगी। अरे मतलब थोड़ा सा चार्ज होने का। थोड़ी देर बाद जैसे ही फोन चालू हुआ तो उसमें देखा कि अकेले 56 के 56 मिस्ड कॉल डॉक्टर साहब के थे और 10-11 मिस्ड कॉल कृपा की थी। उसके हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। अब तो डॉक्टर साहब हमें पक्का कच्चा ही खा जाएंगे, और वो भी बिना नमक मिर्ची के। और कृपा, वो तो हमें गालियाँ सुना सुना कर तबाह कर देगी। तेरे काम ही ऐसे हैं मीना डार्लिंग। वो गुस्से में अपने आप को खुद ही डांट रही थी। अब भुगत और डरते डरते डॉक्टर साहब को फोन लगा दिया। पूरा रिंग गया पर फोन रिसीव नहीं हुआ। ओफो, लगता है नाराज हो गए। और फिर एक बार ऊपर वाले को याद करके उसने दोबारा फोन डायल कर दिया और फोन फिर भी रिसीव नहीं हुआ। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि
अब ये छोरा सारा फोन रिसीव कौन ना करेगो। फिर उसने कुछ सोचकर कृपा को फोन किया। कृपा ने फोन रिसीव करते ही उसकी क्लास लेनी शुरू कर दी। वाह बेटा, मायके जाकर ससुराल भुलाई ही गई बहुरिया। ये भी नहीं सोचा कि तेरे फोन का इन सबसे ज्यादा इंतजार कौन कर रहा होगा। तू ना बीना की बच्ची खुद ही अपनी वाट लगाने पर तुली रहती है। एक फोन तक न कर पाई तू। अरे फोन तो फोन, मैसेज भी नहीं किया तूने। कृपा ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे कृपा, मेरी बात तो सुनो। तुम सुनो मुझे, और वो भी कान लगाकर। कृपा ने कहा, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, हम तो दोस्त हैं। पर भाई को वो तू सोच ले क्या क्या कहना है उन्हें। एक तो नया नया आशिक बना, ऊपर से दिल जला। प्यार का इजहार करने से पहले ही अब उसके प्यार का कहीं और ठिकाना लगाने पे लोग तुले हुए हैं। और ऊपर से तूने उसे एक भी फोन नहीं किया। देखा नहीं था तूने रजत का क्या हाल किया था। और अब तू वहाँ जाकर अपने वुड बी हस्बैंड से मिलने के चक्कर में उसे एक फोन तक नहीं किया। तो सोच उसके दिमाग और दिल का क्या हाल हो रहा होगा। तो बीना ने कहा कि देखो, हमसे गलती हुई है कि हम तुम दोनों में से किसी को भी फोन नहीं कर पाए। पर एक बात हम तुम्हें क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम सिर्फ अपने घर आए हैं और कोई भी हमारा वुड बी हस्बैंड नहीं है, समझी। कृपा, हम तुमसे बाद में बात करते हैं, डॉक्टर साहब का फोन आ रहा है। और उसने बिना कृपा की बात सुने उसका फोन कट कर दिया और धीरज का फोन उठा लिया। उसने डरते डरते हेलो बोला। तो दूसरी तरफ से बहुत ही मीठी आवाज में धीरे ने कहा, कैसी हैं आप। बिना तो हैरान रह गई कि ये कैसा चमत्कार है। डॉक्टर साहब तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। वो बोली कि हम ठीक है, आप कैसे हैं। 2 दिन हो गए आपको देखे। आप ही सोच लीजिए कि कैसा हो सकता हूँ मैं। सॉरी, कल रात हमारा फोन ऑफ हो गया था और हम उसे चार्ज करना भूल गए थे। अभी चार्ज किया तब आपको फोन लगाया, पर आपने फोन रिसीव नहीं किया। आप नाराज तो नहीं है ना हमसे। अरे मैं नाराज नहीं हूँ आपसे, मैं समझ सकता हूँ कि आप बिजी होंगी। हो सकता है फोन डिस्चार्ज हो गया हो, तभी तो आपको फोन स्विच ऑफ बता रहा था। और आप ही बताएं कि मैं इस दिल का क्या करूँ। ये नहीं मान रहा था और बोल रहा था कि अभी फोन ऑफ है, बाद में बात कर लेंगे। पर ये जबरदस्ती कॉल पे कॉल किए जा रहा था। बिना धीरज की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। सॉरी तो मुझे आपसे बोलनी थी। जब आप मुझे फोन लगा रही थी तब मैं फोन रिसीव नहीं कर पाया। एक्चुअली उस टाइम मैं ओटी में बिजी था और फोन साइलेंट मोड पर था। जैसे ही आकर देखा तो तुरंत आपको फोन लगा दिया। घर पर सब कैसे हैं? वो कुछ और पूछ ही नहीं पा रही थी, शायद बिना शर्मा रही थी, तो इसीलिए उसने घर वालों के बारे में पूछ लिया। सब ठीक है, जब आप वापस आएंगी तो और ज्यादा ठीक हो जाएंगे, और सबसे ज्यादा मैं। उसने ब्लश करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अभी हम रखते हैं, बहुत देर से कमरे में ही हैं, कहीं कोई आ न जाए, फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है, नहीं भी करेंगी तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ आप अपना ख्याल रखना और बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ओके, गुड बाय और प्लीज टेक केयर। गुड बाय। अब जाकर एक दूसरे को फील गुड हुआ और दोनों अपने अपने काम में मन से लग गए। अगले दिन बिना के घर में बड़ी ही हबड़ तबड़ मची हुई थी। खास तौर पर माँ और बड़े भैया तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उसकी दोनों भाभियाँ अपने सासू माँ के इशारों पर नाच रही थी और बीना, वो तो किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। पता नहीं क्या होगा शाम को, पता नहीं वे लोग क्या कहेंगे और हम क्या कहेंगे। अगर उन लोगों ने आज ही रिश्ता पक्का करने की कही तो वो क्या करेगी। इसी उधेड़ बुन में उसका सारा दिन निकल गया और फिर शाम को वो घड़ी आ ही गई जिसका सब लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। वही कुल 5 लोग आए थे, लड़का, उसके माँ बाप, उसकी बहन और उसके जीजा। सभी लोगों की खूब आवभगत की गई। चाय नाश्ते के बाद पापा ने इशारे में बड़ी बहू को सोनम को बीना को बुलाने के लिए कहा और कुछ देर बाद बीना मिठाई की प्लेट लेकर भाभी माँ के साथ बाहर आ गई। उसने आसमानी नीले कलर का अनारकली पहना था और अपने लंबे बालों को चोटी में बांधा हुआ था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं किया। हालांकि छोटी भाभी ने कहा था थोड़ा सा टचअप तो कर लो, तो उसने मुस्कुराकर मना कर दिया। नहीं भाभी, हम जैसे हैं वैसे ही उन लोगों के सामने जाएंगे। अब हम हर वक्त टचअप करके तो नहीं रह सकते ना। असल में बीना ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिससे कि वो उन लोगों को पसंद आ जाए। बीना ने सबको मिठाई दी और अपने पापा के ठीक सामने वाले सोफे पर बैठ गई। उसके साथ उसकी भाभी माँ बैठी थी। बीना के पापा ने कहा कि अब आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। सबसे पहले पूछे गए प्रश्न से ही बीना का दिमाग हिल गया। तुम्हारी सैलरी कितनी है और नौकरी लगे कितना समय हो गया है? ये प्रश्न लड़की के पिता ने पूछा। पर बीना को तो जवाब देना ही था, लेकिन उसका मन कर रहा था कि वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाए। वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए मन महसूस कर चुपचाप बैठी रही। और इस बार उसकी होने वाली ननद ने पूछा, खाने में क्या क्या बना लेते हो? सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और भी न जाने क्या क्या आता है कि नहीं? बीना ने मन ही में सोचा कि इन लोगों को बहू चाहिए या कामों में परफेक्ट एक काम करने वाली। कुछ और भी ऐसे ही आड़े तिरछे सवाल थे जिसके जवाब कुछ सोनम ने बीना ने दिए और कुछ सवालों पर वो चुप ही रही। सॉरी गाइज मुझे ना बीना को सोनम बोलने की ना आदत हो गई। एक्चुअली तेरे लिए को सोनम बोलते बोलते ना आदत हो गई, इसलिए मैं इस सीरियल में ना बीना को कभी कभी सोनम बोल ले रही हूँ, तो आप लोग इस पर ज्यादा ध्यान मत देना। तभी बीना के बड़े भैया ने कहा, अगर लड़का और लड़की आपस में बातचीत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आफ्टर ऑल इन दोनों को ही सारी जिंदगी साथ में बितानी है। बीना ने अपने बड़े भैया को अजीब से देखा। ये वही भैया है जो कॉलेज
कॉलेज जाते समय कुछ कुछ धमकियों भरे लहजे में बताते थे, सीधे घर से कॉलेज और कॉलेज से घर ही आना, और कॉलेज में किसी को नहीं जानती तुम, इसीलिए किसी से भी बात मत करना, खास करके लड़के से, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना। इनको बड़ी जल्दी है मेरा रिश्ता तय कराने की। बड़ी भाभी ने छत पर सब इंतजाम कर रखे थे दोनों लोगों को साथ में बैठने के लिए। कुछ समय बीना इतने शिद्दत से धीरज को मिस कर रही थी, इस वक्त अगर धीरज वहाँ आ जाए तो वो सभी लाज शर्म को छोड़कर उसके गले लग जाती और खुद को उसके सीने में छिपा लेती, जहाँ वो खुद को सबसे सेफ महसूस करती थी। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू ढुलक कर उसके गालों पर आ गए, जिसको उसने फौरन ही पोंछ लिया। ऐसा कैसे हो सकता था कि बीना डॉक्टर साहब को इतनी शिद्दत से याद करे और डॉक्टर साहब को खबर ना लगे। डॉक्टर साहब ने फोन निकालकर बीना को फोन करने की सोची, लेकिन तभी उन्हें याद आया कि इस वक्त बीना को देखने के लिए आए हुए होंगे लोग। इसीलिए बीना इतना परेशान होकर उसे याद कर रही है। वो लाचार था, सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था, और उसने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर दे मारा। उधर लड़का अजीत और बीना एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे, एक दूसरे के बोलने का इंतजार कर रहे थे। तभी अजीत ने कहा, आप वहाँ क्यों बैठी हैं इतने दूर? मेरा मतलब यहाँ बैठिए ना। उसने अपने बगल वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। बीना कुछ बोली नहीं तो उसने बोला कि ठीक है, आप नहीं आएंगी तो मैं ही आ जाता हूँ। इतना कहकर वो बीना के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। बीना अब भी अपनी नजरें को दूसरी ओर घुमाए बैठी थी। अरे आप हमसे शर्मा रही हैं तो कैसे काम चलेगा? हमारी शादी होने वाली है तो हमें एक दूसरे को जानना ही होगा ना। ये कहते हुए उसने अपना एक हाथ बीना के घुटने पर रख दिया और अजीब तरीके से छूने लगा। बीना ने उसे जलती हुई आंखों से घूरा और तुरंत वहाँ से छिटक गई। वो चुप थी क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी चुप्पी से अजीत के हौसले और बढ़े, वो और भी आगे कुछ उटपटांग हरकतें करे। इसके बाद बीना के पास इस घटिया शादी को मना करने के लिए सॉलिड रीजन होगा। अजीत बेशर्मी की हंसी हंसते हुए बोलता, अरे अब तो नाराज हो गई, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है बीना जी? आप इतने बड़े शहर में नौकरी करती हैं और आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे कभी कुछ किया ही ना हो। बीना को याद आया कि हाँ, डॉक्टर साहब उसके करीब जरूर आए थे, लेकिन उनके छुअन में कहीं भी खास वासना नहीं थी, एक लिमिट थी। था तो सिर्फ और सिर्फ एक प्यार, जिसे रजत और अजीत जैसे इंसान कभी भी समझ नहीं पाएंगे। बीना वर्तमान में लौटी और अजीत से पूछा, क्या मतलब है आपका? ओह कम ऑन बीना, कम डाउन। उसने बीना के पीठ पर दोबारा से हाथ रखते हुए उसे अपने पास बिठाना चाहा। बीना ने खुद को उसे छुड़ाते हुए कहा, आपको जो भी कहना है दूर से ही कहिए, हम सुन रहे हैं। ओके, वन किस मी? क्या? लेकिन अजीत पर जैसे इन सब का कोई असर ही नहीं हुआ और उसने बेहाई से हंसते हुए कहा, हाँ वही, अरे जो तुमने सुना, किस मी? प्लीज अब ये मत कहना कि मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। तुम तो नौकरी करने वाली मॉडल छोड़ा लड़की हो और आजकल ये सब आम है। बीना ने रूखी हंसी हंसते हुए कहा कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, हम नौकरी करने वाली मॉडर्न लड़की है, पर जरा पुराने ख्यालातों के हैं, समझे आप? हम अपने घर से बाहर रहकर नौकरी कर रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे संस्कार भूल जाएं। पैसों की चकाचौंध में अपनी जमीर को गिरवी रखने वाली लड़की नहीं है हम। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आप और हम यहाँ एक दूसरे को समझने आए थे और हम आपको बहुत अच्छे से समझ गए, तो आपको घर वालों को मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ बीना के 5 साल का भतीजा आयुष उन दोनों को नीचे बुलाने के लिए आ गया। बीना उसका हाथ पकड़कर जाने लगती है, तभी पीछे से अजीत आयुष से कहता है, अरे आयुष बाबू, अपने फूफा जी को भी साथ में ले जाओ। आयुष मुंह बनाते हुए कहता है, आप अंकल हैं, हमारे फूफा जी नहीं। और वो चला गया। पीछे पीछे अजीत भी अपना सा मुंह बनाकर चला गया। सबकी नजरें बीना और अजीत के चेहरों की तरफ थी। सब जानना चाहते थे कि अब आगे क्या फैसला होने वाला है। पापा बीना के चेहरे को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे और बीना की उदासी को उन्होंने भांप लिया और उस उदासी में गुस्सा भी भरा था। लेकिन क्यों, ये बात पापा नहीं समझ पाए। अजीत भी वहीं चुपचाप खड़ा था। तभी अजीत की माँ ने कुछ 1000 रुपए, एक नारियल और मिठाई का डब्बा लेकर बीना की तरफ बढ़ी तो बीना की माँ और बड़े भैया खुश हो गए, लेकिन बीना एक कदम पीछे हट गई। पापा की तरफ कातर नजरों से देखने लगी। पापा समझ गए कि बीना इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। उन्हें अजीत की माँ से हाथ जोड़कर कहा कि बहन जी, अभी हम ये शगुन स्वीकार नहीं कर सकते हैं। पापा को सभी लोग आश्चर्य से घूरे जा रहे थे, सबसे ज्यादा तो बड़े भैया और सोनम की माँ। वो आप लोगों के आने का प्रोग्राम इतनी जल्दी बना कि हम बीना के बुआ जी और फूफा जी को बुलाना भूल गए, और बिना उनके सलाह मशवरा के हम बात आगे नहीं बढ़ा सकते, तो इसलिए शगुन को अभी आप रहने दीजिए। एक बार जरा उन लोगों से बात हो जाए तो मैं खुद ही आप लोगों को सूचित कर दूंगा। अजीत की माँ खिसियानी हंसी हंसकर रह गई और मन ही मन सोचते हुए बोली, एक बार ये सोने की अंडी देने वाली मुर्गी हमारे घर आ जाए, फिर तुम सबको देख लूंगी, और खास करके इस बीना को। उन अवांछनीय मेहमानों को खाना खिलाकर विदा किया गया और उनके जाते ही बीना सबके सामने ही पापा के गले लग गई। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। पापा कुछ कहते इससे पहले ही बड़े भैया और माँ शुरू हो गए। इस तरह से सबको मना करेगा तो कौन तुम्हारी लड़की ब्याहेगा? अरे इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता है, पर आप इसकी बातों में आकर इस रिश्ते के लिए मना कर रहे हैं।
तो पापा ने कहा कि देखिए, अभी तक मैंने मना नहीं किया है, लेकिन अपनी बिटिया का मन जाने बिना मैं उसे ऐसे किसी भी अंधे कुएं में नहीं ढकेलना चाहता। पर माँ और बड़े भैया पापा की बातों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे और ये सब देखकर बीना अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी, माँ भैया को उन लोगों की धन की लोभता क्यों दिखाई नहीं दे रही है। खाने पर जब बीना दिखाई नहीं दी तो पापा ने बड़ी बहू से पूछा, बहू बीना ने खाना खा लिया क्या? बड़ी बहू ने सर हिलाकर मना कर दिया। आपने उसे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है पापा, बड़े भैया ने कहा। पहले तो उसने अजीत को कुछ उल्टा सीधा बोला और अब यहाँ खाना ना खाकर क्या साबित करना चाहती है ये? पापा ने कहा कि क्या तुम्हारे पास अजीत का फोन आया था? नहीं, उसकी बहन ने फोन करके बताया कि बीना ने अजीत के किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया और बहुत ही बदतमीजी के साथ बात की। नहीं, मैं नहीं मान सकता कि मेरी बिटिया कुछ भी ऐसा करेगी। और अजय, तुम तो उसके बड़े भाई हो, क्या तुम अपनी छोटी बहन को नहीं जानते कि वो बिना भेजे किसी से भी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती? वो हमारे घर में मेहमानों की तरह आए थे और वो उनसे बदतमीजी से बात कर ही नहीं सकती। लेकिन पापा, आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि वे लोग कितने खानदानी और रईस हैं? बीना को समझाओ कि वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, क्योंकि ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। देखो अजय और यहाँ बैठे हुए सब लोग, एक बात गांठ बांध लो, मैं बीना की मर्जी के बिना कुछ नहीं करूँगा। पर बीना के पापा, हम उन लोगों को और पूरे मोहल्ले वालों को क्या जवाब देंगे? हम मेरी बहन को क्या कहेंगे? सबको पता चल गया है कि लड़के वाले बीना को देखने आए थे। अगर हम इनकार करेंगे तो बड़ी बदनामी होगी जी। मोहल्ले वाले को पता लग जाने के डर से और तुम्हारी बहन को क्या कहेंगे इस बात से डर के मैं अपनी बिटिया की जिंदगी को स्वाहा नहीं करूँगा। अरे कह देंगे कि देखने आए थे, परिवार समझ में नहीं आया तो मना कर दिया। क्या यही एक लड़का रह गया है? तुम लोग इतना हाय तौबा क्यों मचा रखे हो? क्या बीना की कोई उम्र निकली जा रही है शादी की? मेरी बीना जिस घर में जाएगी ना, उस घर में स्वर्ग बसेगा, स्वर्ग। हाँ माँ, पापा शायद बिल्कुल सही कह रहे हैं। भैया आप भी जरा सोचिए, उन लोगों के सारे सवाल रुपयों पैसे से रिलेटेड ही नहीं थे। उनका पहला सवाल ही था कि कितना कमाती हो। फिर उन लोगों ने उससे पूछा कि काम आते हैं या नहीं। इसका मतलब साफ था कि वे लोग हमारे बीना को सबसे पहले सुबह में खाना बनवाएंगे, फिर उसे नौकरी के लिए भेजेंगे, फिर वापस आके खाना बनवाएंगे। बीना को क्या पसंद है क्या नहीं, वो आगे और क्या करना चाहती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं पूछा उन लोगों ने। और रही बात सबको पता चलने की, माँ भैया आजकल बारात लड़की के दरवाजे से लौट जाती है। यहाँ तो केवल वे लोग देखने आए थे और इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। भैया और आप जरा ये बताइए, अगर वे लोग आपको खानदानी लगते हैं, क्या खानदानी परिवार का लड़का बीना से शादी करने के लिए अपनी बहन से झूठ बोलेगा? हाँ दादाजी, जब मैं बुआ जी को बुलाने गया था तो बुआ जी रो रही थी और वो अंकल हंस रहे थे, छोटे आयुष ने अपनी तोतली आवाज में कहा। आयुष बेटा, बड़े लोगों के बीच में छोटे बच्चे नहीं बोलते हैं। पर आयुष के इस बात ने बीना के पापा के कान खड़े कर दिए। वो मन ही मन सोचने लगे, अब लगता है मुझे वाकई में उन लोगों की सहायता लेनी ही पड़ेगी। और फिर वो सबसे बोले, देखो मैंने इस रिश्ते के लिए अभी तक बिल्कुल इनकार नहीं किया है, पर आगे बात बढ़ाने से पहले मैं इस परिवार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी करना चाहता हूँ और अगर सब सही निकला तो ये रिश्ता आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और अब इस बारे में अब कोई बहस नहीं होगी। इतना कहकर वो उठने ही वाले थे कि बीना के बड़े भैया और माँ एक साथ बोले, अब आप क्या जानकारी करना चाहेंगे उन लोगों के बारे में? तो पापा मुस्कुराते हुए बोले, बस कुछ खास नहीं, जब कर लूंगा तो सबको पता चल जाएगा। उधर बीना को पहली बार अपने ही घर में पराया धन फील हो रहा था। उसे आज अपने राधिका माँ की बहुत याद आ रही थी। वो कभी भी अपने फैसले कृपा पर नहीं थोपती थी। माँ को क्या हो गया है? क्या उनकी बेटी की खुशियों से बढ़कर उनके लिए अपनी रिश्तेदारी हो गई है? तभी उसके कमरे के दरवाजे खुले। पापा खाने की प्लेट लेकर भीतर आ गए। लाडो, खाने से क्या नाराजगी है? पापा ने बीना के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा।